ठीक है। पर्यावरण अध्ययन आज क्लास 3 है, डे 3। तीसरी कक्षा है कि चौथी? तीसरी कक्षा है। चलिए देखिए, पहला दिन मैंने आपको बताया था कि पर्यावरण क्या है, इकोलॉजी और इकोसिस्टम। एनवायरमेंट, इकोलॉजी, इकोसिस्टम। सिस्टम के ऊपर मैंने आपको प्रारंभिक जानकारी दी थी, दिया था। आज हम लोग इकोसिस्टम का रूप और फूड चेन फूड चेन को देखेंगे। इकोसिस्टम का रूप क्या है? तो हमारी आज की जो कक्षा है वो किससे संबंधित है? पहला भाग है इकोसिस्टम का रूप से, जिसके दो भाग होते हैं। एक भाग होता है प्राकृतिक, नेचुरल, और दूसरा भाग होता है कृत्रिम। कृत्रिम या मानव निर्मित। मानव निर्मित, ठीक है। अब यहीं से आपकी शुरुआत होगी। सारा कॉन्सेप्ट पूर्व में दिया जा चुका है। प्राकृतिक में, प्राकृतिक इकोसिस्टम क्या है? सागर, महासागर, झील, नदी, ये सब क्या है? ये सब प्राकृतिक है। बांध, बांध क्या है? नेचुरल नहीं है। बांध नेचुरल है, भगवान बना के भेजे हैं बांध। बांध हम बनाते, बांध डैम हम बनाते। स्विमिंग पूल मानव निर्मित है। वाटर पार्क मानव निर्मित है नहीं। सेंचुरी मानव निर्मित है। जू मानव निर्मित है। एक्वेरियम मानव निर्मित है। तो वो सब है कृत्रिम, और ये है आपका प्राकृतिक। समझ में आ गई ना? तो यहां पर इसका उदाहरण क्या है? सागर, महासागर, नदी, झील, मरुस्थल। मतलब एक समझना यह है कि जो प्रकृति ने हमें दिया है वो क्या है? वो आपका, अभी तक किसी देश ने यह दावा किया है कि हम एक नया महासागर बना रहे हैं। झील बहु है, झील है, मानव निर्मित झील है। कौन सा झील है मानव निर्मित झील? गोविंद सागर झील है। भारत में मानव निर्मित झील कौन सा? सबसे बड़ा मानव निर्मित झील गोविंद सागर झील है। ठीक है कि नहीं? वो बन गया है, लेकिन झील फिर भी झील क्या है? प्राकृतिक। सबसे बड़ा झील इस पृथ्वी पे है कैस्पियन सागर। सबसे बड़ा गोखुर झील है, पढ़े थे, कामर झील है। ठीक है कि सबसे बड़ा लेगून झील है, चिल्का झील है। ठीक है कि जहां पक्षी की गणना शुरू हुई है हाल में। पूछा भी जाएगा कि निम्नलिखित में से पक्षी की गणना की शुरुआत किस झील से हुई है? तो चिल्का झील से हुई है, जो कहां है? उड़ीसा में है। लोकटक झील बड़ा इंपॉर्टेंट झील है, मणिपुर में लोकटक झील। तो झील भी कई राज्यों के बड़े महत्वपूर्ण होते हैं। खैर अभी हम लोग यहां पे आ जाए। कृत्रिम या मानव निर्मित क्या आता है? तो जैसे जू, अभ्यारण्य, एक्वेरियम, एक्वेरियम, बांध, बांध, हाँ, ये सब क्या है? ये सब मानव निर्मित है। ये सब क्या है? ये सब मानव निर्मित। लिख लीजिए, इकोसिस्टम के दो रूप हैं। इकोसिस्टम के दो रूप हैं। इकोसिस्टम के दो रूप हैं। पहला करवा दे कि एक देश है और एक केंद्र शासित प्रदेश है, जिसके द्वारा उस सागर, उस महासागर के
जल का जो लवणीकरण है उसको हम लोग डीसैलिनाइज कर रहे हैं, अलवणीकरण कर रहे हैं। कौन सा देश है, कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है, वो भी भेजे हैं। डेली तथ्य आपके करंट जाते हैं आपके ग्रुप में, बताइए कौन सा देश और कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, उस देश का नाम है इजराइल और उस केंद्र शासित प्रदेश का नाम है लक्षद्वीप। तो इजराइल के द्वारा लक्षद्वीप में अलवणीकरण करने की प्रक्रिया शुरू हुई है, जिससे कि वहां के पानी को हम पीने योग्य बना सकें। लवणीकरण, पानी को अलवणीकरण करने के लिए ऑस्मोसिस वगैरह काफी इंपॉर्टेंट है। रिवर्स ऑस्मोसिस, पानी के शुद्ध करने की प्रक्रिया में रिवर्स ऑस्मोसिस वगैरह, आरओ जिसको हम लोग कहते हैं, ये आरओ तकनीक से भी हम पानी को क्या करते हैं, शुद्ध करते हैं। हमारा एवरीडे साइंस बड़ा इंपॉर्टेंट है। आज भी किसी क्लास में मैं बता रहा था, नेचुरल खेती की चर्चा हुई तो मैंने बताया कि इस कड़ी में मल्चिंग बड़ा इंपॉर्टेंट आयाम है। मल्चिंग क्या होता है कि हम किसी प्राकृतिक जो हमारा पदार्थ है मिट्टी, उसके ऊपर हम क्या करते हैं, अवशिष्ट को डाल देते हैं, भूसा ऊसा को डाल देते हैं, खरपतवार को डाल देते हैं। क्यों डाल देते हैं? उससे मिट्टी की नमी बनी रहती है, उससे मिट्टी की नमी बनी रहती है। नमी बनी रहेगी तो उसकी उर्वरता बनी रहेगी और बायोडाइवर्सिटी जो है, बायोडाइवर्सिटी मतलब पेड़ पौधा जीव जंतु, वो भी बना रहेगा। तो एक साथ उसके कई आयाम है। उस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, मल्चिंग कहते हैं, जो नेचुरल खेती का एक बेहद महत्वपूर्ण रूप है। नेचुरल खेती में 5 तत्व होते हैं। वो 5 तत्व कौन है? बीजामृत, जीवामृत, निमास्त्र। जैविक खेती और प्राकृतिक खेती यहीं पर डिफरेंसेस पैदा करता है। जैविक खेती में जैव कीटनाशी होती है, ठीक है कि नहीं, जैव इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड होता है, जबकि नेचुरल खेती में उसका कहीं भूमिका नहीं होता है। नेचुरल खेती में हम जो बीजामृत, जीवामृत, निमास्त्र बनाते हैं वो सब गोबर से, गाय के गोबर से, गाय के मूत्र से बनाते हैं। उसकी जो प्रक्रिया होती है वो किससे होती है? गाय के गोबर, गाय के मूत्र से होती है, जो हमको प्रकृति ने दिया। उसमें हमारा निवेश कुछ नहीं होगा। लेकिन जैविक खेती में क्या होगा, उसको तो बनाना पड़ेगा, उसमें निवेश होगा, जबकि प्राकृतिक खेती में निवेश नहीं होगा। इसकी अवधारणा दिया था फुकुओका ने। जापान का एक साइंटिस्ट था, लोकल साइंटिस्ट था, उसका नाम था फुकुआ। उसने इस अवधारणा को दिया था। फिलहाल अभी हम लोग वहां नहीं है, हम लोग अभी कहां पे हैं? हम लोग हैं इस नवाचार में, मतलब इस सिस्टम में हम लोग हैं कि प्राकृतिक और कृत्रिम में दोनों के बीच में क्या क्या उदाहरण पूछेगा आपसे परीक्षा में। अभी पूछे भी हम कि बांध किस में आएगा, निम्नलिखित में से प्राकृतिक इकोसिस्टम के उदाहरण नहीं है। हल्का पूछा तो ये निम्नलिखित में से प्राकृतिक इकोसिस्टम का उदाहरण नहीं है। 1 2 3 4 करके देगा। 1 2 सही है, 1 में दे देगा बांध, 2 में दे देगा एक्वेरियम, 3 में दे देगा सागर, 4 में दे देगा झील। अब तब दे देगा ए 1 2 सही है, बी 2 3 सही है, सी 3 4 सही है, डी 1 2 4 सही है। कहिएगा क्वेश्चन है नहीं समझे। दिमाग जैसा रहेगा उतना ही ना समझिएगा, ठीक है कि नहीं। दिमाग यदि विकसित रहेगा तो सब चीज समझ में आ जाएगा कि 3 और 4। दिमाग विकसित नहीं है तो सबको एक में घालमेल कर लीजिएगा, इसका माथा पीटिएगा, सीधी सी बात है। तो ये याद रखिए जो प्रकृति ने दिया कि सागर, महासागर, नदी, झील, मरुस्थल, ठीक है। और मरुस्थलीय क्षेत्र में एक हमारी नदी है जो लुप्त हो जाती है। उस नदी का क्या नाम है? लूनी नदी, जो पढ़े भी हैं, ध्यान रखिएगा। तो ये आपका कृत्रिम मानव निर्मित है, ये प्रकृति है। तो क्वेश्चन आएगा यही कि कौन प्राकृतिक इकोसिस्टम का उदाहरण है, कौन नहीं है। या टफ करेगा तो क्या करेगा? 1 2 3 4, ए 1 2, बी 2 3, इस तरह से देगा। वो तो कमीशन है, कमीशन कुछ भी दे सकता है, किसी भी रूप में दे सकता है, ठीक है। अब लिखिए, अति महत्वपूर्ण है कि सबसे छोटा इकोसिस्टम जल की बूंदें हैं। सबसे छोटा इकोसिस्टम जल की बूंदें। और जल की बूंदें गोल क्यों होती है? पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन के कारण। जल की बूंदें गोल क्यों होती है? पृष्ठ तनाव के कारण। वहां पे लिख लो, जल की बूंदें गोल सरफेस टेंशन के कारण होती है। जल की बूंदें गोल
पृष्ठ तनाव के कारण होती है। जल की बूंदे गोल पृष्ठ तनाव के कारण होती है। पृष्ठ तनाव के कारण होती है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट, तो सबसे छोटा इकोसिस्टम कौन है? जल की बूंदे। उसे फिजिक्स भी बता दी। पूछता भी है कि जल की बूंदे गोल किस कारण से होती है? विस्कोसिटी, इलास्टिसिटी, सरफेस टेंशन। क्या मारिएगा? पृष्ठ तनाव, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं सरफेस टेंशन। जिसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? सरफेस टेंशन। अब लिखिए, सबसे बड़ा इकोसिस्टम, इकोसिस्टम कौन है? पृथ्वी। सबसे बड़ा इकोसिस्टम पृथ्वी। सबसे बड़ा इकोसिस्टम पृथ्वी है। पृथ्वी है। सबसे बड़ा इकोसिस्टम पृथ्वी है। और सबसे अस्थाई इकोसिस्टम, नेक्स्ट, सबसे अस्थाई इकोसिस्टम, ये क्या होगी? सबसे अस्थाई इकोसिस्टम, सबसे अस्थाई इकोसिस्टम महासागर होता है। महासागर होता है। महासागर होता है। चलिए एक बार देखिए उसको। सबसे पहला क्या है? सबसे पहला कि सबसे छोटा बूंदे कौन सी है? सबसे छोटी बूंदे कौन सी है? और सबसे बड़ा, सबसे छोटी बूंदे नहीं, सबसे छोटा इकोसिस्टम और सबसे बड़ा इकोसिस्टम, सबसे बड़ा इकोसिस्टम और सबसे अस्थाई महासागर। उसको ध्यान करके रखिए। अब आ जाइए फूड चेन। लेकिन एक मिनट देखिए, उसको थोड़ा सा पढ़ लीजिए। जितना पढ़े हैं उसको पहले पढ़ लीजिए। जितना पहले पढ़े हैं उसको पढ़ लीजिए। ठीक है, चलिए देख लिए। क्या क्या देखे? क्या क्या देखा? अस्थाई देखा, क्या? प्राकृतिक और कृत्रिम। अब लिखिए, अब लिखेंगे फूड चेन। फूड चेन, फूड चेन खाद्य श्रृंखला। अभी बता रहे थे ना कि दूसरा भाग क्या है? फूड चेन माने इकोसिस्टम में, फूड चेन। इकोसिस्टम में फूड चेन। इकोसिस्टम में फूड चेन। ये फूड चेन क्या है? भोजन, फूड का चेन मतलब ऊर्जा का प्रवाह। तो ये है ऊर्जा का प्रवाह, फ्लो ऑफ। भोजन क्यों करते हैं हम लोग? एनर्जी के लिए करते हैं। भोजन क्यों करते हैं? एनर्जी के लिए करते हैं। तो ये है फ्लो ऑफ एनर्जी। और आपकी जानकारी में मैं दे दूं कि पारिस्थितिकी तंत्र में जो ऊर्जा का प्रवाह होता है उसमें एक नियम था, 10% का नियम। और वो 10% का नियम किसने दिया था? लिंडमान ने। ठीक है कि नहीं? जो पहले से हम बता रहे हैं TRE 1 से, और हर में किसी न किसी रूप में पूछ दिया जाता है कि किसने दिया। किसी में पूछेगा किसने दिया, किसी में पूछता है कितने प्रतिशत का नियम है। ठीक है, तो कितने प्रतिशत का नियम है? जैसे आपको एक और भी बात मैं बता दूं
कि फूड चेन में लिखाएंगे ही कि हमारा जो फूड चेन है उसमें क्या है, ये है सन, ये है पौधा, ये क्या है, ये है पौधा। ये सनलाइट की उपस्थिति में क्या बनाता है, पौधा, हरा पौधा है, ऑटोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप्स का मतलब स्वपोषी है, स्वपोषी है। अब इस पौधे को खा लिया कौन, हर्बीवोरस प्लांट, हर्बीवोरस कोई एनिमल, हर्बीवोरस नहीं, जो पौधा खाता है। इसको खा लिया कार्निवोरस, जो मांसाहारी है, जो मांस खाता है। इसी कड़ी में आपका है ओमनीवोरस, जैसे हम लोग क्या है, ओमनीवोरस है। फिर हो गया खत्म डिकम्पोजर। डिकम्पोजर कौन है, डिकम्पोजर है बैक्टीरिया और फंजाई। ठीक है, कभी कभी ये पूछता है कि निम्नलिखित में से प्राइमरी कंज्यूमर कौन होता है इसमें, ये है। सेकेंडरी कंज्यूमर कौन है, टर्सरी कंज्यूमर या शीर्ष कौन है, बाघ, मनुष्य, गिद्ध, ये सब क्या है, शीर्ष कंज्यूमर है। ठीक है कि नहीं। तो इस तरह के आपको दे देगा, पौधा, टिड्डा, मेढक, फ्रॉग, सांप, दे देगा। इसमें टर्सरी कंज्यूमर कौन है, सांप है। पौधा क्या है, ऑटोट्रॉप्स, बनाया भोजन। टिड्डा, टिड्डा को खाया मेढक, मेढक को खाया सांप। तो सर ये तो जानना होगा कि कौन किसको खाता है, बिल्कुल जानना होगा। इसको जानना क्या है, ये तो बचपन से देख रहे हैं। जैसे दे देगा फूल, कीट, फूल, कीट, मेढक। अब बताइए इसमें प्राइमरी कंज्यूमर कौन है, कीट। ठीक है, सेकेंडरी कंज्यूमर मेढक है। फूल क्या है, प्रोड्यूसर है। तो आशा है समझ गए। तो क्वेश्चन एक रहता है फूड चेन में इसी टाइप का। तो पहले तो जो मैं अभी बता रहा था कि ऊर्जा का प्रवाह, ऊर्जा के प्रवाह की कड़ी में 10% का नियम लिंडमान ने दिया, वो पहले लिखिएगा। किसी भी इकोसिस्टम में ऊर्जा, खाद्य ऊर्जा का प्रवाह, खाद्य ऊर्जा का प्रवाह, खाद्य ऊर्जा का प्रवाह एक ही दिशा में होता है। खाद्य ऊर्जा का प्रवाह एक ही दिशा में होता है और 10% ही ऊर्जा का भाग, और 10% ही ऊर्जा का भाग, ऊर्जा का भाग एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में 10% ही ऊर्जा का भाग एक पोषण स्तर से, एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में, एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में जाता है। 10% अंडरलाइन कर दीजिएगा। अति महत्वपूर्ण है कि लाल कलम से लिखिए। अति महत्वपूर्ण है कि इकोसिस्टम में, इकोसिस्टम में, इकोसिस्टम में ऊर्जा के प्रवाह से संबंधित, ऊर्जा के प्रवाह से संबंधित, ऊर्जा के प्रवाह से संबंधित 10% का नियम, 10% का नियम लिंडमान ने दिया, लिंडमान ने दिया, लिंडमान ने दिया। क्वेश्चन पूछता है ना बराबर, हाँ, ट्राई 1 में पूछा नहीं, 3 में ही पूछा है, 1 में ही पूछा है, हर में पूछता है, किसी न किसी रूप में क्वेश्चन में होगा ही। ठीक है कि नहीं। तो
या शायद टीआरई में पूछा था, एक ऊर्जा प्रवाह एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर तो 10%। किसी में पूछेगा 10% का नियम, किसी में पूछेगा लिंडमान ने कौन सा नियम दिया, देखो किसी में पूछेगा सत्य पर विचार करें, नहीं उसमें भी तो तथ्य है कि एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में ऊर्जा का प्रवाह कितना प्रतिशत भाग होता है, 10% ही होता है। और 10% का नियम किसने दिया, 10% का नियम किसने दिया, पारिस्थितिकी तंत्र में फूड चेन क्या है, ऊर्जा का, और इसमें ऊर्जा का प्रवाह जो एक पोषण स्तर से एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में जो होता है वो कितना परसेंट होता है, और 10% का नियम किसने दिया, लिंडमान ने। बस इसको याद कर लेना है। अब आ जाओ, अब आ जाइए, बहुत बढ़िया, धन्यवाद। अब आ जाइए, ये जो आपका हम तो पढ़ रहे हैं फूड चेन ना, और हम अभी बता रहे थे सनलाइट, ये हमारा सबसे बड़ा ऊर्जा का क्या है, नेचुरल ऊर्जा का स्रोत कौन है, सूरज। ये आपका सूरज है जो सबसे बड़ा प्राकृतिक ऊर्जा का स्रोत है। और जिस प्रक्रिया से हमें ऊर्जा मिलता है इसमें, उसका नाम है नाभिकीय संलयन। उसका क्या नाम है, जो आपकी परीक्षा में भी पूछता है, तारों से प्राप्त ऊर्जा और सूरज से प्राप्त ऊर्जा किसका उदाहरण है, नाभिकीय संलयन का उदाहरण है। ठीक है, तारों से प्राप्त ऊर्जा और सूरज की ऊर्जा नाभिकीय संलयन का उदाहरण है। और अभी हम लोग सूरज के ऊपर अध्ययन करने के लिए आदित्य L1 भेजे थे, जो कितने तारीख को लैंग्वेज पॉइंट पे पहुंचा था, वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। वेरी गुड, कल ही भेजे हैं हम। ठीक है, 6 जनवरी 2024 को। लैंग्वेज नहीं पढ़िएगा तो समझते ही है, उपास आप जो है मुंह लटकाए रहिएगा। ठीक है कि नहीं, सब कक्षा का ही भाग है, चाहे वो आपके व्हाट्सएप पे जाए, चाहे क्लास पे जाए या यूट्यूब पे जाए, आपके साथ वो इंटरकनेक्टेड है ना। ठीक है कि नहीं, आप 10वीं रात तक तो बैठ नहीं सकते हैं, तो तरह तरह का उसका उपक्रम अपनाया जाता है, समय समय पे भेजा जाता है। ठीक है, और उसी कड़ी में उसको भी मैंने भेजा था कि आदित्य L1 जो सूरज के अध्ययन के लिए भारत ने भेजा, इसरो ने भेजा, वो कितने तारीख को लैंग्वेज पॉइंट पे पहुंचा था, तो 6 जनवरी। एकदम तारीख याद रहना चाहिए, उसमें कोई इफ बट नहीं। ठीक है, और वो अभी 1 साल क्या 2 साल तक, कल हमारा राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस था, कल हमारे क्या थे, राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस था। कल कितना अगस्त था, जब चंद्रायन पहुंचा था, अंतरिक्ष दिवस 23 अगस्त। किस उपलक्ष्य में मनाते हैं, जब हमने चंद्रायन का सफल परीक्षण किया। इसको याद रखिएगा। खैर अभी हम करेंट में नहीं, अभी हम लोग थे कि सूर्य से जो ऊर्जा प्राप्त होती है, तो हरा पौधा क्या करता है, क्लोरोफिल की उपस्थिति में क्या बनाता है, भोजन बनाता है। और उस प्रक्रिया को भी बताए हैं, उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस, सब बताए हैं। अब आपका काम है कि आप उसको याद करिए ना करिए, वो आप पे डिपेंड करता है। इसी क्रम में ये आउटोट्रॉफ, जिसको हम लोग स्वपोषी कहते हैं, ग्रीन प्लांट क्या है, हरा पौधा, हरा पौधा स्वपोषी। अब इसके बाद आता है, नेक्स्ट आता है प्राइमरी कंज्यूमर, जो हमारा हर्बीवोरस होता है। हर्बीवोरस क्या होता है, जो इसको, ठीक है कि नहीं, जो हर्बीवोरस एनिमल को खा लिया, हिरन इसको खा लिया तो क्या हो गया, जो दोनों को खा लिया, हम लोग तो दोनों को साफ करते हैं, ये भी साफ करते हैं, ये भी साफ करते हैं, ये भी साफ करते हैं, सब चीज साफ करते हैं, सर्वाहारी है। और फिर डिकम्पोज हो गया, हम लोग टॉप कंज्यूमर भी हैं, सीड्स
शीर्ष कंज्यूमर है, शीर्ष उपभोक्ता है। मनुष्य, बाघ और गिद्ध, ये सब क्या है? ये शीर्ष है। इसी कड़ी में ये हमारा प्राइमरी कंज्यूमर है, ये हमारा सेकेंडरी कंज्यूमर है, सेकेंडरी कंज्यूमर है, ये हमारा टर्शियरी कंज्यूमर है या शीर्ष उपभोक्ता है। ठीक है, ये हमारा प्रोड्यूसर है। तो आपसे क्वेश्चन जो रहता है इसी रूप में रहता है कि निम्नलिखित में से कौन सेकेंडरी कंज्यूमर है, या तो आपसे जानना चाहेगा कि सांप कौन सा कंज्यूमर है, मेढक नहीं, कीट और सांप, उसमें टर्शियरी कंज्यूमर कौन है? तो सांप है, क्योंकि कीट प्राइमरी है, उपभोक्ता है। सेकेंडरी कीट को कौन खाता है? मेढक। उस सेकेंडरी हुआ, मेढक को कौन खाता है? सांप। तो इस तरह के प्रश्न आपसे परीक्षा में पूछे जाए। यही आपका फूड चेन है, यही आपका क्या है? फूड वेब। आगे लिखिएगा, लिखिएगा फूड चेन में, पहले ऐसे लिख लो। वो लिख लिए, लिंडमान लिख लिए ना? नहीं लिखे? आगे लिखिएगा। फूड चेन में हरा पौधा, हरा पौधा प्राथमिक उत्पाद है, प्राथमिक उत्पाद है, प्राथमिक उत्पाद है जो जो सूरज की रोशनी से, जो सूरज की रोशनी से भोजन बनाता है, जो सूरज की रोशनी से जो सूरज की रोशनी से भोजन बनाता है। ठीक है, नोट, सूरज से सबसे अधिक प्राकृतिक ऊर्जा प्राप्त होती है, सूर्य से सबसे अधिक प्राकृतिक ऊर्जा प्राप्त होती है। होती होती है। ठीक है, यह नाभिकीय संलयन की क्रिया के द्वारा संभव है। यह नाभिकीय संलयन के द्वारा, यह नाभिकीय संलयन के द्वारा, नाभिकीय संलयन के द्वारा, नाभिकीय संलयन के द्वारा ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक है, तो नाभिकीय संलयन के द्वारा तारों से ऊर्जा, सूर्य से ऊर्जा हमको मिलती है। नाभिकीय संलयन से हमें तारों से भी ऊर्जा मिलती है और सूर्य। चलिए, तो क्या बना दिए हम लोग? ऑटोट्रॉफ्स, हरा पौधा। ये क्या हो गया? हरा पौधा प्राथमिक उत्पाद। पूछेगा प्राथमिक उत्पाद क्या है? टिड्डा नहीं, मेढक, कीट, हरा पौधा। क्या मारिएगा? हरा पौधा पे मारिएगा। प्राथमिक उत्पाद क्या है? तो हरा पौधा है। फिर लिखिए, ये लिख लिए ना, हरा पौधा। हरा पौधा को क्या कहते हैं? हरा पौधा को हम ऑटोट्रॉफ्स के नाम से जानते हैं, जो ऑलरेडी आप लोग पढ़े भी हैं, समझे भी हैं, लिखे भी हैं। फिर लिखिए हरा पौधा, कॉमा, प्रथम द्वितीय, प्रथम द्वितीय और तृतीय उपभोक्ता, उपभोक्ता एवं अपघटक, अपघटक, एवं अपघटक, एवं अपघटक। अपघटक क्या है? कवक और जीवाणु। अपघटक के ब्रैकेट में लिख दीजिए बैक्टीरिया और फंजाई है, कवक और जीवाणु है।
अंग्रेजी में कहते हैं बैक्टीरिया और फंजाई, और हिंदी में कहते हैं कवक और जीवाणु। जीवाणु है। अब ये जो पांचों है, पांचों कौन? ये ये पांचों मिलकर क्या बनाया? खाद्य श्रृंखला बनाया। ये पांचों मिलकर क्या बनाया? तो लिखेंगे, क्या लिखे थे? जो खाद्य श्रृंखला का निर्माण करते हैं। खाद्य श्रृंखला का निर्माण करते हैं। खाद्य श्रृंखला का निर्माण करते हैं क्योंकि यह आपस में ही एक दूसरे का भक्षण करते हैं। क्योंकि यह आपस में ही एक दूसरे का भक्षण करते हैं। क्योंकि यह आपस में ही एक दूसरे का क्या करते हैं? भक्षण करते हैं। कौन? ठीक है, तो इसको क्या कहेंगे हम लोग? इसको कहेंगे फूड चेन। तो फूड चेन में क्या हो गया? सब आ गया, और सब एक दूसरे का क्या कर रहा है? भक्षण कर रहा है। ठीक है कि नहीं? आपको याद करवा दे, हमारा समुद्री इकोसिस्टम में तो हरा पौधा नहीं होता है। तो समुद्री इकोसिस्टम का प्राथमिक उत्पाद क्या होता है? सवाल होता है फाइटोप्लैंक्टन। क्या नाम है? इसीलिए आपकी परीक्षा में पूछता है कि फाइटोप्लैंक्टन किस इकोसिस्टम का भाग है? तो जलीय इकोसिस्टम का भाग है। वहां लिख देंगे नोट। समुद्री वातावरण में मुख्य प्राथमिक उत्पादक, समुद्री वातावरण में मुख्य प्राथमिक उत्पादक फाइटोप्लैंक्टन होता है। क्या होता है? फाइटोप्लैंक्टन होता है। फाइटोप्लैंक्टन होता है। फाइटोप्लैंक्टन प्लैंक्टन होता है। ये कहां है? ये समुद्री इकोसिस्टम का भाग है। यह समुद्री इकोसिस्टम का क्या है? भाग है। यह समुद्री इकोसिस्टम का भाग है। ठीक है, यह समुद्री इकोसिस्टम का भाग है। कौन? फाइटोप्लैंक्टन। नोट में एक लाइन और लिख देना। खाद्य श्रृंखला में मानव, खाद्य श्रृंखला में मानव द्वितीयक उपभोक्ता के रूप में या द्वितीयक उपभोक्ता, सेकेंडरी कंज्यूमर, या शीर्ष कंज्यूमर के रूप में जाना जाता है। पैराग्राफ चेंज भूलेंगे नहीं। फूड वेब में, खाद्य जाल में, फूड वेब या खाद्य जाल में, पैराग्राफ चेंज, फूड वेब या खाद्य जाल में, खाद्य जाल में अनेक खाद्य श्रृंखलाओं का पारस्परिक संबंध होता है।
अनेक खाद्य श्रृंखलाओं का पारस्परिक संबंध होता है। इसका मतलब समझे? जैसे जैसे अभी आपको बताया था, फूल बताया था, कीट, मेढक, सांप। तो ये खाद्य श्रृंखला ये है। ये खाद्य श्रृंखला क्या है? ये एक खाद्य श्रृंखला है हरा पौधा, टिड्डा, मेढक, सांप, मोर। ये क्या है? एक खाद्य श्रृंखला ये है। तो ये जो खाद्य श्रृंखला का जो रूप है, यही ना फूड चेन है। समझ गए? खाद्य श्रृंखला का जो पारस्परिक संबंध है, वही ना फूड चेन है। तो आपसे फंसा सकता है शब्द में। खाद्य श्रृंखला क्या है और खाद्य जाल क्या है? तो खाद्य श्रृंखला का पारस्परिक संबंध होना, खाद्य श्रृंखला का पारस्परिक संबंध होना खाद्य जाल है। खाद्य श्रृंखला क्या है? उत्पादक और उपभोक्ता के बीच जो आपसी संबंध है। उत्पादक कौन? दोनों में उत्पादक अलग अलग है। समुद्र में अलग है। समुद्र में क्या हो जाएगा उत्पादक? फाइटोप्लैंक्टन हो जाएगा। फाइटोप्लैंक्टन हो जाएगा। और इसको खा लेगी मछली। मछली का प्रिय भोजन होता है, मछली का प्रिय भोजन होता है तो प्लैंक्टन। और प्लैंक्टन का निर्माण कहां होता है? जहां गर्म जलधारा और ठंडी जलधारा मिलती है, वहां किसका निर्माण होता है? प्लैंक्टन का निर्माण होता है। कभी कभी ये भी पूछ देता है कि गर्म जलधारा और ठंडी जलधारा जब मिलती है तो मछली का प्रिय भोजन बनाती है, नाम है। तो क्या नाम है उसका? अरे जब हम ही ज्योग्राफी पढ़ाते हैं, हम ही बायोलॉजी पढ़ाते हैं, हम ही केमिस्ट्री पढ़ाते हैं, हम ही फिजिक्स पढ़ाते हैं, हम ही करेंट पढ़ाते हैं, हम ही मिसलेनियस पढ़ाते हैं, हम ही पर्यावरण पढ़ाते हैं, हम ही पॉलिटी पढ़ाते हैं, हम ही इकोनॉमिक्स पढ़ाते हैं। आज देखो सब सब्जेक्ट हो गया। नहीं, इकोनॉमिक्स भी हो गया, आज ज्योग्राफी भी हो गया, करेंट तो चल ही रहा है, बायोलॉजी भी हो गया, ईबीएस भी हो गया। एक चैप्टर में मैं 9 सब्जेक्ट पढ़ा सकता हूं। ईबीएस ही यदि इस वाले में कर दो तो इसमें ऐतिहासिक एंगल भी मैं दे सकता हूं, ज्योग्राफिकल दे सकता हूं, इकोनॉमिकल दे सकता हूं, कॉन्स्टिट्यूशनल दे सकता हूं, करेंट मिसलेनियस दे सकता हूं। सारा एंगल इसमें है। ठीक है कि नहीं? लेकिन विश्लेषण की क्या होनी चाहिए? क्षमता। और उसको समझने वाले भी होने चाहिए। नहीं तो सूरज के सामने दीपक दिखाने के समान हो जाएगा। आप लोग सूरज है साहब। ठीक है, मूल में आ जाइए। मूल कहाँ है? समझ में आ गई ना कि हम लोग पढ़ रहे थे फूड चेन, फूड वेव। तो फूड चेन का जो पारस्परिक स्वरूप, पारस्परिक संबंध है, वो क्या है? वो फूड वेव। वो क्या है? फूड वेव। याद रखिएगा। नेक्स्ट भूलेंगे याद रखें, याद रखें, याद रखें। इकोसिस्टम की फूड चेन में, इकोसिस्टम के फूड चेन में 3 से 4 पोषण स्तर होते हैं। पोषण स्तर होते हैं। 3 से 4 पोषण स्तर होते हैं। पहला होता है हरा पौधा जो स्वपोषित होता है। पोषण स्तर नंबर 1। पोषण स्तर नंबर 1। तो पोषण स्तर नंबर 1 में कौन रहता है? यह रहता है हरा पौधा। पोषण स्तर नंबर 1 में हरा पौधा। पोषण नंबर 2, देखो ना, पोषण स्तर नंबर 2, उसमें रहता है प्राथमिक उपभोक्ता, टिड्डा, कीट। प्राथमिक उपभोक्ता, प्राथमिक उपभोक्ता
पोषण स्तर 3, उसमें रहता है द्वितीयक उपभोक्ता। पोषण स्तर 3 जिसमें रहता है द्वितीयक उपभोक्ता। द्वितीयक उपभोक्ता। पोषण स्तर 4 जिसमें रहता है अंतिम उपभोक्ता, सर्वाहारी, शीर्ष। पोषण स्तर 4 में रहता है सर्वाहारी, मनुष्य, सर्वाहारी, सर्वाहारी और शीर्ष इत्यादि। आप कहिएगा कि सर क्वेश्चन ट्विस्ट हो गया, अपघटक किस में आ जाएगा? तो अपघटक सभी में है। अपघटक हरा पौधा में भी है, सभी आहार श्रृंखला में है, प्राथमिक में भी है, डिकम्पोज तो सबको करेगा। तो लिख देंगे नोट में अपघटक, मैंने बैक्टीरिया और फंजाई। अपघटक उपयुक्त सभी पोषण स्तर से, उपयुक्त सभी पोषण स्तर से आहार ग्रहण करते हैं। उपयुक्त सभी पोषण स्तर से आहार ग्रहण करते हैं। आहार ग्रहण करते हैं, बस। तो आज की हमारी कक्षा एनवायरमेंटल साइंस में किससे संबंधित थी? इकोसिस्टम के रूप और फूड चेन से संबंधित थी। ये दोनों में कोई दिक्कत है? अब इसको परीक्षा तक क्या रखना है, याद रखना है, ये दिक्कत है। और इसी के लिए रोज उसको देखिएगा। जब भी कोई चैप्टर खत्म होता है तो क्या पढ़ते हैं हम? बूस्टर फैक्ट लिखिए, बूस्टर फैक्ट, बूस्टर फैक्ट, बूस्टर फैक्ट। सबसे पहला बूस्टर फैक्ट पढ़िए। पारिस्थितिकीय असंतुलन का मूल कारण वन उन्मूलन है। पारिस्थितिक असंतुलन का मूल कारण वन उन्मूलन है। असंतुलन का मूल कारण वन उन्मूलन है। वन उन्मूलन है। भारत की वन नीति 1986 के अनुसार, भारत की वन नीति 1986 के अनुसार, 1986 के अनुसार संतुलन के लिए 33% भूमि, 33% भूमि वन आच्छादित रहना चाहिए। 33% भूमि वन आच्छादित रहना चाहिए, तभी आपका बेहतर अस्तित्व है। वन आच्छादित रहना चाहिए, ठीक है, 33% भूमि। और याद रखिएगा कि पहली बार वन नीति ब्रिटिश ने ही दिया था 1894 में। दूसरी बार आजादी के जस्ट बाद 1952 में, और उसी वर्ष के मुंशी ने वन महोत्सव भी मनाया था। और तीसरा 1986 में। तो याद रखें कि वन नीति सबसे पहले 1894 में, 1894 में और 1952 में बनाए गए, और 1952 में बनाए गए। 1952 में बनाए गए। पहली बार वन महोत्सव,
के एम मुंशी के द्वारा, के एम मुंशी के द्वारा पहली बार वन महोत्सव, लाइट जला लो ना बच्ची, लाइट जला लो, हाँ जला लो जला लो, जलाओ जलाओ, हाँ थोड़ा सा चकमक रहना चाहिए ना। पहली बार वन नीति, पहली बार वन महोत्सव किसके द्वारा, के मुंशी के द्वारा 1952 में, 1952 में बनाए गए, बनाए गए, बनाए गए, याद रखिएगा, ठीक है। पॉइंट नंबर 2, इकोसिस्टम में ऊर्जा का अंतिम स्रोत, इकोसिस्टम में ऊर्जा का अंतिम स्रोत सूर्य है। इकोसिस्टम में ऊर्जा का अंतिम स्रोत सूर्य है, टिक लगा लो। और सबसे महत्वपूर्ण भी है, हम लोग के बस की बात है मनुष्य के कि जितना एक सूर्य पूरे ब्रह्मांड को प्रकाशमान कर देता है, नहीं उतना कोई जनरेटर में ताकत है कि प्रकाशमान कर सके, ठीक है कि नहीं। तो ध्यान रखिए, इसी कड़ी में दो बड़ा इंपॉर्टेंट है लास्ट में। एक होता है बायोडिग्रेडेबल, बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस, उसको कहते हैं जैव निम्नीकरण पदार्थ, निम्नीकरण पदार्थ। ये क्या होता है? जैव निम्नीकरण पदार्थ होता है कि सूक्ष्म जीव के द्वारा जो विघटित हो जाता है, जैसे हम लोग का मल, वेस्ट प्रोडक्ट, खाद, ये क्या है? जो सूक्ष्म जीव से, जैव निम्नीकरण क्या हुआ? जो सूक्ष्म जीव से, जो सूक्ष्म जीव से नष्ट हो जाता है, उसको क्या कहते हैं? जैसे खाद, मल, गोबर, कंपोस्ट। गोबर से क्या बनता है? कंपोस्ट। ये सब आपका होगा जैव निम्नीकरण पदार्थ। तो लिख लो जैव निम्नीकरण पदार्थ, ऐसा पदार्थ जो जो ऐसा पदार्थ, ऐसा पदार्थ जो जो सूक्ष्म जीव के द्वारा, सूक्ष्म जीव के द्वारा अपघटित हो जाता है, अपघटित हो जाता है, अपघटित हो जाता है, उसे बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस कहते हैं। बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस कहते हैं, बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस कहते हैं, जैव निम्नीकरण पदार्थ कहते हैं, जैव निम्नीकरण पदार्थ कहते हैं, जैव निम्नीकरण पदार्थ कहते हैं, ठीक है। जैसे लिख लो खाद, कंपोस्ट, मल, गोबर इत्यादि, ठीक है। कंपोस्ट क्या है? इसमें भी मल्चिंग की प्रक्रिया है। अब मल्चिंग की प्रक्रिया से क्या होती है? मिट्टी को नमी प्रदान करते हैं, जो प्राकृतिक खेती में काफी उपयोगी है। ध्यान रखिएगा, परीक्षा में पूछा भी जाता है कि मल्चिंग से क्या लाभ है। तो मिट्टी की नमी, कृषि फसल का उत्पादन, जैव विविधता का संरक्षण। अरे जब भी मिट्टी नमी रहेगा, खेती अपने आप होगी। हम वर्षा की कामना करते हैं, क्यों करते हैं? मिट्टी के नमी के लिए न करते हैं कि नमी नहीं रहेगा तो खेती होगी, नहीं होगी।
ठीक उसी तरह से उसी कड़ी में मैंने कहा नमी के लिए हमको मल्चिंग की आवश्यकता होती है। ठीक है, इस क्रम में जब पहले जैव निम्नीकरण पढ़ो और दूसरा भाग है जैव अनिम्नीकरण, नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस, जैव अनिम्नीकरण पदार्थ, जैव निम्नीकरण अनिम्नीकरण पदार्थ। ये जैव अनिम्नीकरण पदार्थ क्या है भाई? ये जैव अनिम्नीकरण पदार्थ है कि जिसका विघटन सूक्ष्म जीव से नहीं होता है, सूक्ष्म जीव से जिसका विघटन नहीं होता है, नहीं होता है। जैसे एग्जाम्पल DDT, डाइक्लोरो डाइफिनाइल, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन। और दूसरा है BSC या गैमेक्सिन, गैमेक्सिन। और तीसरा है 2,4-D, ये यूडीसाइड है। यूडीसाइड मतलब घास को नष्ट करता है, यूडीसाइड, यूडीसाइड। और पारा, प्लास्टिक, ये सब क्या है? सब ये जैव अनिम्नीकरण के उदाहरण। तो लिख लो DDT, BSC या गैमेक्सिन, गैमेक्सिन। ठीक है, बेंजीन हेक्साक्लोराइड इसको कहते हैं। BSC का पूरा नाम क्या है? बेंजीन हेक्साक्लोराइड। लिख लीजिएगा तो अनर्थ नहीं हो जाएगा। क्लोराइड, बेंजीन हेक्साक्लोराइड, 2,4-D। इसका उपयोग करते हैं वीडीसाइड मतलब खरपतनाशी में, जो खेतों में बढ़ जाता है। खेतों में जाइएगा तब समझ में आएगा कि खरपतनाशी का उपयोग हम कहाँ करते हैं। पारा, मरकरी। अब मरकरी के विषय में याद रखिएगा, एकमात्र लिक्विड मेटल है। ये क्या है? लिक्विड मेटल है। और इसी से आपका सिंदूर बनता है। तुम क्या जानो बापू, एक चुटकी सुंदर का दर्द क्या होता है। ठीक है कि डायलॉग सुने थे ना? कौन सी फिल्म में? देवदास में। नहीं, तुम क्या जानो बाबू कि एक चुटकी सिंदूर का दर्द क्या होता है। ये सिंदूर इसी से बनता है, वर्मिलियन उसको कहते हैं हम लोग। मरकरी सल्फाइड, इसको हम लोग वर्मिलियन या सिंदूर कहते हैं। अब ये डायलॉग नहीं लिख देंगे, लेकिन ये आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। वर्मिलियन क्या है? मरकरी सल्फाइड है। ये पांचों आपका जैव अनिम्नीकरण है। इसीलिए आपकी परीक्षा में पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन हमारे खाद्य श्रृंखला को क्या करता है? बाधा उत्पन्न करता है। ये जो आपका है, ये क्या करता है? हर पोषण स्तर में प्रवेश कर गया। गाय में प्लास्टिक घुस गया, उसका दूध हम पिए तो हमारा जो स्वास्थ्य है वो क्या हो गया? ठीक है, इसलिए आज हम लोग कई राज्य प्लास्टिक को बंद कर दिया। क्यों बंद कर दिया? उसके पीछे का वजह यही था। इससे संबंधित दो अवधारणा है, जैव संचय और जैव आवर्धन। ये दो शब्द को याद रखिएगा, लिख देंगे जैव संचयन, जैव संचयन, जैव संचयन, बायो एक्यूमुलेशन उसको अंग्रेजी में कहते हैं। बायो एक्यूमुलेशन अंग्रेजी में। छोड़ना, तुमको हिंदी तो समझ में आती नहीं है, अंग्रेजी लिखेगा और बर्बाद हो जाएगा। मूल बातें हमेशा याद होगा। संचयन मतलब संचय। जैव संचयन में क्या होता है? हमारा जो हानिकारक पदार्थ है उसका संचय हो जाना।
हमारा जो हानिकारक पदार्थ है, किसी जीव में जो हानिकारक पदार्थ है उसका संचय हो जाना जैव संचयन है। ये डीडीटी क्या है, ये बीएससी क्या है, ये जब सभी जैव संचयन है। पूछेगा, ये भी पूछ सकता है जैव संचयन पदार्थ कौन सा होता है, तो जैव संचयन पदार्थ डीडीटी है, बीएससी है, ये सब जैव संचयन पदार्थ है। तो पहले जैव संचयन को समझोगे कि जैव संचयन होता क्या है। तो लिखिए, किसी जीव में हानिकारक पदार्थों का एकत्रीकरण को, हानिकारक पदार्थ का एकत्रीकरण को जैव संचयन कहते हैं, जिसे पीपीएम पार्ट्स पर मिलियन, जिसे पार्ट्स पर मिलियन से मापा जाता है, जिसे पीपीएम पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स PARTS पार्ट्स पर मिलियन से मापा जाता है, पार्ट्स पर मिलियन से मापा जाता है। जैसे डीडीटी, बीएससी ये जैव संचयन है। जैसे 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 डीडीटी, बीएससी इत्यादि। अब आ जाइए, अब दूसरा क्या बताए थे, बायोमैग्निफिकेशन, लिखे नहीं थे ना। जैव आवर्धन, पहला था जैव संचयन, लिख लिया ना जैव संचयन। तो जैव संचयन का यूनिट क्या है, पीपीएम है। और जैव, अब लिखे जैव आवर्धन, लास्ट है आज का। जैव आवर्धन, बायोमैग्निफिकेशन, उसको अंग्रेजी में कहते हैं बायोमैग्निफिकेशन। बायोमैग्निफिकेशन कुछ नहीं है, जितना हमारा अनिम्नीकरण पदार्थ है, या अनिम्नीकरण पदार्थ है ना, डीडीटी, 2,4-D, पारा, प्लास्टिक, ये जो हमारा विभिन्न पोषण स्तर में क्या होता है, जमा होता जाता है, उसी को क्या कहते हैं। आज जितना बड़ा स्तर उतना वहां जैव आवर्धन अधिक होगा। इसलिए जैव आवर्धन पूछता है किस लेवल में सबसे अधिक होगी, टॉप में। जो टॉप रहेगा उसमें वो सबसे ज्यादा हानि भी उसी को करेगा, ठीक है कि नहीं। तो जैव आवर्धन क्या हुआ कि सभी अनिम्नीकरण पदार्थ जो विभिन्न खाद्य पोषण स्तर में जमा होते जाते हैं, इस प्रक्रिया को, इस घटना को क्या कहते हैं, जैव आवर्धन कहते हैं। तो लिखेंगे सभी जैव अनिम्नीकरण पदार्थ, सभी जैव अनिम्नीकरण पदार्थ, जैव अनिम्नीकरण पदार्थ, अनिम्नीकरण पदार्थ, सभी जैव अनिम्नीकरण पदार्थ विभिन्न पोषण स्तर में जमा होते जाते हैं, जमा होते जाते हैं, जमा होते जाते हैं, जमा होते जाते हैं। और इसकी सांद्रता प्रत्येक पोषण स्तर में बढ़ती जाती है। और इसकी कंसंट्रेशन या सांद्रता, इसकी कंसंट्रेशन या सांद्रता प्रत्येक पोषण स्तर में क्या होती है, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, प्रत्येक पोषण स्तर में बढ़ती जाती है। उसे प्रत्येक पोषण स्तर में बढ़ती जाती है, उसे छोड़ दो, उसे छोड़ो, काटो। और उच्च उपभोक्ता में अधिकतम हो जाती है,
और उच्च उपभोक्ता में अधिकतम हो जाती है, उच्च उपभोक्ता में अधिकतम हो जाती है, इसे जैव आवर्धन कहते हैं, इसे जैव आवर्धन कहते हैं। ठीक है, इसे जैव आवर्धन कहते हैं। एक बार क्वेश्चन पूछा कि निम्नलिखित में से डीडीटी की सांद्रता, कमीशन क्वेश्चन है, डीडीटी का कंसंट्रेशन, डाइफिनाइल ट्राइक्लोइथेन का कंसंट्रेशन सबसे कम होता है सांप में, मनुष्य में, मेढक में, ठीक है कि नहीं, हिरन में। तो क्या मारिएगा, हिरन में। सबसे अधिक कहां होगा, सांप में, मतलब मनुष्य में। वो तो जैसे जैसे प्रत्येक पोषण स्तर में उसका सांद्रता क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है। और डीडीटी एक ऐसा पदार्थ है जो जैविक रूप से कभी नष्ट नहीं हो सकता है। प्लास्टिक एक ऐसा पदार्थ है जो जैविक रूप से कभी नष्ट नहीं हो, हजारों सालों तक रहेगा। इसलिए प्लास्टिक का उपयोग को हतोत्साहित कीजिए अपने स्तर से भी। आजकल तो खैर जूट का और कपड़ा, कागज का बहुत सारा आ गया है नया नया रूप में, ठीक है कि नहीं। तो स्पष्ट है कि क्वेश्चन कैसे पूछेगा, ये तो वह डिफिनीशन कि जैव आवर्धन क्या होता है और कौन सा फैक्टर जैव आवर्धन में वृद्धि करता है। तो डीडीटी है, बीएससी है, 2,4-D है, मरकरी है, प्लास्टिक है, ये सब क्या करता है, ये सब जैव आवर्धन में वृद्धि करता है। और जैसा जितना बड़ा पोषण स्तर उतना बड़ा सांद्रता। समझ में आ गई। अब क्वेश्चन मिलेगा, क्वेश्चन को बनाइए, सब बन जाएगा। निम्नलिखित में से कौन जैविक रूप से कभी नष्ट नहीं होगा, यही 5 देगा, दे देगा। गोबर, कंपोस्ट, खाद, कागज, प्लास्टिक, क्या मारिएगा, दे देगा। प्लास्टिक नहीं देगा, डीडीटी दे देगा। निम्नलिखित में से कौन जैविक रूप से नष्ट हो सकता है, डीडीटी, बीएससी, प्लास्टिक और गोबर। गोबर तो बात समझ में जब आ जाएगी तो कैसा भी क्वेश्चन आपको क्या होता है, अब बात समझ में नहीं आएगी तो फिर माथा पीटिएगा, ठीक है कि नहीं। तो लास्ट में नोट लिखिए और आज की कक्षा को समाप्त कीजिए। लिख देंगे, सभी जैव अनिम्नीकरण जैविक रूप से कभी भी नष्ट नहीं हो सकता है, नष्ट नहीं हो सकता है, नष्ट नहीं हो सकता है। बस इन्हीं शब्दों के साथ हमारी पार्ट 2 की कक्षा समाप्त होती है। 6:15 करीब हो रहे हैं, 5 मिनट का हम ब्रेक लेना चाहेंगे और उसके बाद हम लोग बायोलॉजी ज्योग्राफी की कक्षा में प्रवेश करेंगे। और ज्योग्राफी में आज हम आपको जो नेक्स्ट चैप्टर है, चूंकि आगे का टाइम 7:30 पौने 8 तक का ही है, तो चैप्टर मैं बता देता हूं कि भारत का सॉइल पढ़ाऊंगा, कि भारत की वनस्पति पढ़ाऊंगा, कि भारत की नदी पढ़ाऊंगा। तीनों चैप्टर आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखिएगा। इन्हीं शब्दों के साथ 5 मिनट के लिए टेक रेस्ट। 5 मिनट के लिए क्या कर रहे हैं, टेक रेस्ट। तो 2 कक्षा अभी आपने किया है, एक बायोलॉजी का और दूसरा ईवीएस का। किसी को कोई समस्या हो तो हमसे पूछ सकता है, ठीक है।